नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया है। ये टॉपिक क्या है? इतिहास का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार। ब्रिटिश भारत में कैसे कैसे भूमि सुधार हुआ है और इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा भूमि सुधार के बारे में, इससे क्या होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और अगर इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो क्या है, सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा और लोगों को क्या होता है, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में क्या है, 1764 में क्या है, बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। यानी ब्रिटिश सरकार, यानी उस समय ब्रिटिश सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन कौन थे? जो बंगाल के अबदस्त नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो उस समय के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो यह बक्सर के युद्ध में क्या होता है? बक्सर के युद्ध में देखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो उनका नाम था हेक्टर मुंडो। तो हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में बक्सर का जो युद्ध है वो कंपनी जीत जाता है। कौन जीतता है? कंपनी जीत जाता है। अब जब कंपनी जीत जाता है तो बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को क्या है, भारत बंगाल का गवर्नर बना के क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भेजता है। तो लॉर्ड क्लाइव जब भारत आते हैं, यानी बंगाल में आते हैं लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव जब भारत में आता है तब इन्होंने क्या है, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया था। और इस संधि को क्या कहता है? इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। किस संधि कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। किन किन के पास? देखिए, एक तरफ के कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। दूसरे तरफ क्या था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इनके बीच में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ये बात हुआ था कि मुगल बादशाह से ये बात हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन के बदले जो बंगाल था, बंगाल के दीवानी अधिकार, बंगाल के क्या है, बंगाल के दीवानी अधिकार, बंगाल के दीवानी अधिकार, बंगाल के जो दीवानी अधिकार है, ये किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर समझ लिएगा। देखिए, जो इलाहाबाद की संधि होता है 1765 में, और उसका नेतृत्व कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। उसका नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो लॉर्ड क्लाइव ने जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि किया था, इलाहाबाद की संधि, उसके अंतर्गत क्या है, बंगाल का जो प्रांत था, उसमें बंगाल प्रांत में देखिए, आज का जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, इन पूरे क्षेत्रों को मिलाकर क्या बंगाल प्रांत हुआ करता था। कौन कौन से क्षेत्र है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा यानी ओडिशा जिसे कहते हैं आजकल, उसके बाद झारखंड और बिहार, इन क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनते थे? बंगाल प्रांत बनता। तो बंगाल प्रांत का जो भू राजस्व होगा या जो दीवानी अधिकार होगा वो 26 लाख रुपए के बदले में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। तो 26 लाख रुपए के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। जब बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में और बिहार में 2 उप दीवान की नियुक्ति किया। क्या? बंगाल और बिहार में क्या 2 उप दीवान की नियुक्ति की। और क्या यहाँ पे जो भूमि व्यवस्था है, तो भूमि को क्या है, पहले बार भूमि को क्या है, इजारीदारी प्रथा में रखा गया था। क्या? इजारीदारी। इजारीदारी का मतलब होता है बटाई। बटाई में रखा दिया गया था, या ठेका कह सकते हैं, बटाई या ठेका कह सकते हैं। यानी किसानों का क्या है, बटाई या ठेका के आधार पर दिया गया था। और ये भूमि क्या है जो दिया गया था वो क्या था, उस समय के जो जमींदार थे उन लोगों को इजारीदारी दी गई थी।
अब देखिए क्या होता कि भूमि को जब इजारीदारी दी गई तो जो भी इस भूमि को लिया यानी खरीदा जमींदार है वो क्या है किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करने लगे। अब जब किसानों का शोषण होगा तो किसान का क्या होने लगा, शोषण। क्यों किसानों का क्या होने लगा, शोषण। क्यों शोषण होने लगा, क्योंकि ये जो नए जमींदार आए हैं तो नए जमींदार क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहते थे। ये जमींदार क्या है, जमींदार क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते थे, मुनाफा। मुनाफा मतलब लाभ, मुनाफा चाहते थे। अब मुनाफा चाहने के कारण क्या होता, भू राजस्व को बहुत ज्यादा किसानों से लेने लगे। जब भू राजस्व को बहुत ज्यादा किसानों से लेने लगे तो किसान धीरे धीरे क्या होगा, कंगाल होने लगे। और बंगाल जैसे पंत या संपन्न प्रांत धीरे धीरे गरीब बनने लगे। अब जैसे जैसे किसान गरीब होने लगे तो किसान क्या है, खेती छोड़ के भागने लगे। खेती छोड़ के क्या बनने लगे, मजदूर। यानी किसान खेती छोड़ के क्या बनने लगे, मजदूर बनने लगे। जब किसान खेती छोड़ के मजदूर बनने लगे तो क्या होगा, जो भू राजस्व है भू राजस्व में कमी आने लगे। तब भू राजस्व में जब कमी आने लगे तो उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल बन के आए, यानी जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आए, तो इन्होंने क्या है, इस ठेकेदारी प्रथा को क्या है खत्म करके इस स्थान पर क्या 5 वर्ष के लिए फिर ठेकेदारी व्यवस्था शुरू किया था। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने इस जमींदारी प्रथा को हटा के 5 वर्ष के लिए यानी 5 वर्ष के लिए क्या ठेकेदारी प्रथा शुरू किया। किसने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने इसने शुरू किया। लेकिन इस व्यवस्था से भी क्या हुआ, किसानों का क्या बहुत मात्रा में शोषण हुआ। इससे भी क्या होता हुआ, किसानों का शोषण हुआ। अब जब किसानों का शोषण हुआ तो क्या है, किसान खेती छोड़ के भागने लगे और मजदूर बनने लगे। बहुत से लोग तो क्या सन्यासी बन गए, घर बार छोड़ दिया, त्याग दिया, कृषि मजदूर बन गए या विदेशों में दास के रूप में जाके काम करने लग गए। तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश सरकार को क्या है, भू राजस्व मिलने में क्या कमी होने लगे। इससे ब्रिटिश सरकार को क्या है, भू राजस्व कम मिलने लगे। इसलिए इससे क्या था, भू राजस्व क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, कम मिलने लगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व कम मिलने लगे तो उनको शंका होने लगे कि किस तरह से क्या भू राजस्व को बढ़ाया जाए। क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो क्या था, भारत को जीतने के पर्पज से आए थे, जीत रहे थे। तो जीतने के लिए उनको क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा धन चाहिए था। क्या चाहिए था, बहुत बड़ा धन। और जब बंगाल से क्या है भू राजस्व कम आने लगे तो भू राजस्व जब कम आने लगे तो उसको धन की कमी होने लगे, दूसरे युद्धों में जीतने में दिक्कत आने लगे, कंपनी क्या है घाटे में जाने लगे। तब घाटे में जाने लगे तब क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसने क्या है, एक ब्रिटेन से एक नया गवर्नर जनरल भारत को भेजा। और वो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष हिदायत से भारत भेजा गया था कि आप भारत जाइए और भारत में जो भूमि व्यवस्था है यानी जो भू राजस्व व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारिए। क्योंकि अभी जो भू राजस्व व्यवस्था चल रहा है उससे क्या था, कंपनी को घाटा हो रहा है। अब कॉर्नवालिस क्या थे, कॉर्नवालिस क्या था, जो ब्रिटेन के एक जमींदार घराने से थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के एक जमींदार घराने से थे। तो ये खुद एक जमींदार घराने थे। तो ये जब देखे बंगाल में आए तो देखे कि बंगाल में क्या अधिकांश जो जमीन है वो जमींदारों के पास है। तब उन्होंने सोचा कि अब जमीन जमींदारों के पास है तो इनका किसानों को अगर बांटने जाएंगे तो क्या ये जमींदार विरोध करने लगेंगे। तो उन्होंने एक काम किया कि जो बंगाल के जमीन है उनको क्या जमींदारों से छीने नहीं, बल्कि उन जमींदारों से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक करार किया, एक समझौता किया। और उस समझौता के माध्यम से यह बोला कि जो जमीन का जो स्वामी है उनको किनको बना दिया गया, जमींदार को बनाया। यानी जो जमीन का स्वामी किसको बनाया, जमींदार को बनाया। और यह बताया कि आप इन जमीनों से क्या है भू राजस्व इकट्ठा कीजिए और जितना भू राजस्व इकट्ठा करेंगे उसका 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ेगा और 1/11 भाग खुद अपने पास रखिएगा। क्यों, क्योंकि जमींदार को क्या है अपने भू राजस्व इकट्ठा करने में जो खर्चा आएगा वो 1/11 भाग से उनको उस खर्चा को पूरा किया जाएगा। और जितना भू राजस्व लिया जाएगा यानी भू राजस्व कितना लिया जाएगा, 11 भाग लिया जाएगा, उस 11 भाग का 10/11 भाग क्या कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो स्थायी बंदोबस्त और इसी को क्या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा कहा जाता है। देखिएगा
ये पहले 1790 में, कब 1790 में ये केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था। कितने साल के लिए? 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। लेकिन 1793 में इसको क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। इसको क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है कि अब जो भी जमींदार इस जमीन के मालिक है उनको क्या है? स्थायी कर दिया गया। अब वो उसके उस भूमि खंड का मालिक किसको बना दिया गया? उस जमींदार को बना दिया गया। ठीक है, इसलिए उसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। जमींदारी प्रथा क्यों कहा जाता है? देखिए, जमींदारी प्रथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो करार किससे किया गया है? करार मतलब समझौता। समझौता किससे किया गया? जमींदार से किया गया। इसलिए इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और ये कब लागू हुआ? 1793 में। और इसके संस्थापक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके संस्थापक है। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस का क्षेत्र। कहां पे लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का क्षेत्र। और ब्रिटिश भारत के जितने भी भूमि था उस भूमि का 19% भाग क्या था? स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आता था। तो कितने प्रतिशत? 19%। ठीक है, 19% इनमें आने लगे। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ लाभ है और कुछ हानियां हैं। अब स्थायी बंदोबस्त के क्या कुछ लाभ भी है और कुछ हानियां भी है। अब देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के हानि क्या है और लाभ क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, लाभ में पहली बात आता है लाभ। इससे क्या आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है? एक स्थायी भू राजस्व प्राप्त हो गया। स्थायी भू राजस्व प्राप्त हुआ क्योंकि अब क्या जमींदारों से कॉन्टेक्ट कर लिया कि चाहे कृषि हो चाहे ना हो या भूमि में अनाज हो चाहे ना हो, जमींदार से क्या है? 10/11 भू राजस्व तो लेना ही लेना है। चाहे जमींदार किसानों को मार के लाए या कुछ भी करके लाए, इतना कंपनी को देना क्या कंपलसरी कर दिया। दूसरी बात क्या है कि कंपनी को एक सहयोगी मिल गया। कौन सहयोगी? जमींदार के रूप में एक सहयोगी मिला। किनके रूप में? जमींदार के रूप में। और ये जमींदार क्या है? ब्रिटिश भारत में नहीं, जब तक अंग्रेज भारत पे राज किया तब तक ये जमींदार क्या है? अंग्रेजों का साथ देता रहा। आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत में अगर राज कर पाए तो बहुत सारे भारतीय शासक या बहुत सारे भारतीय उद्योगपति या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या है? अंग्रेजों का क्या अंतिम काल तक साथ दिया है। और उनमें क्या है? ये जमींदार भी क्या है? उनमें एक अव्यय है, यानी एक तथ्य है। तो इन जमींदारों ने उनको सहायता किया। तीसरी बात यह हो गया कि ब्रिटिश को क्या है? ज्यादा कर्मचारी रखना नहीं पड़ा। कर्मचारी नहीं रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें भू राजस्व इकट्ठा कौन कर रहे थे? जमींदार के लोग कर रहे थे। तो भू राजस्व इकट्ठा कौन कर रहे थे? जमींदार के लोग कर रहे थे। इसलिए कंपनी को क्या है? कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं है था। तो इससे क्या होगा कि इनको अलग से कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये क्या है? इनके सकारात्मक पक्ष है। लेकिन क्या है? यही चीज क्या है? स्थायी बंदोबस्त कुछ दिनों के बाद क्या है? इसमें बहुत सारे कमियां आने लगे। और वो कमियां क्या है? देखते हैं। पहली कमी तो देखिएगा, इसमें क्या है? इसमें हानि क्या होने लगे। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जो भू राजस्व है ना, वो एकदम क्या होगा? स्थायी हो गया कि भू राजस्व बढ़ना नहीं है। क्योंकि क्या है? केवल कंपनी को 10/11 मिलने लगे। तो क्या है? इसमें भू राजस्व क्या हो गया? एक स्थायी हो गया। स्थायी होने से क्या होगा कि कंपनी का राजस्व में क्या है? कमी आने लग गया। ठीक है, पहली हानि ये होगा। दूसरी हानि ये होगा कि इससे क्या होता है कि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया गया। जमींदारों द्वारा किसका शोषण किया गया? किसानों का शोषण किया गया। शोषण किसका हुआ? किसानों का शोषण हुआ। और किसने किया? जमींदार ने किया। अब जब किसानों का शोषण होगा तो धीरे धीरे क्या है? किसान खेती छोड़ के चलने लगे। इससे भू राजस्व में कमी आए। और इससे क्या, किसान जब जमींदार से नाराज हो गए तो बहुत सारे क्या होगा? बहुत सारे क्या है? कृषि आंदोलन हुआ। कृषि आंदोलन या कृषि विद्रोह जिसे कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सन्यासी विद्रोह, फराजी विद्रोह, कुका विद्रोह, संथाल विद्रोह। ये सारे विद्रोह क्या हुआ? इसी शोषण के कारण ही हुआ। तो इस शोषण के कारण क्या होता है? ये भी हुआ। तीसरी बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या है? दूरभाषी जमींदारों की संख्या बढ़ने लगे। दूरभाषी मतलब ऐसे जमींदारों की संख्या बढ़ने लगे जो क्या है? शहरों में रहने लगे और उनके नुमाइंदे या उनके लोगों द्वारा क्या है? गांव में भू राजस्व इकट्ठा करते थे। और जो उनके जो चमचे या कह सकते हैं इनका जो लोग थे वो क्या है? किसानों का बहुत ही बर्बर रूप से उनका क्या शोषण करने लगे।
इससे क्या हुआ कि जमींदार और जो किसानों के बीच में जो समरसता था पहले, वो समरसता को क्या खत्म हो गई। तीसरी बात क्या है, जो शहरों में जो नए नए जमींदार बने हैं, वो जमींदार खेती के बारे से क्या है, वो अनभिज्ञ थे, मतलब वो खेती के बारे में जानते ही नहीं थे। जब वो खेती के बारे में जानते ही नहीं थे तो क्या है, उन्होंने कृषि के विकास के लिए कुछ कार्य ही नहीं किया। कृषि विकास के लिए क्या है, कुछ कार्य ही नहीं किया। कृषि विकास एकदम बर्बाद हो गया, क्योंकि खाद क्या चाहिए, जमींदार क्या था, खाद के प्रबंध नहीं करते थे, बीज के प्रबंध नहीं करते थे, सिंचाई के प्रबंध नहीं करते थे। ठीक है, किसानों को जो ऋण चाहिए था वो उसके लिए भी कोई प्रबंध नहीं करते। इससे क्या है, किसानों का कृषि से मोह होने लगे, मोहभंग होने लगे, और जमींदार क्या है, किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करने लगे। इससे क्या है, कृषि का विकास क्या है, अवनति में चलने लगे। और कृषि का विकास जब अवनति में भारत में चलने लगे तो बहुत सारे कृषि विद्रोह हुआ, और कृषि विद्रोह के साथ साथ भारत में बहुत सारे क्या पड़े, अकाल पड़ा। आप लोग जानते हैं बंगाल का अकाल, उड़ीसा का अकाल, ये क्या बहुत ही भयावह। और इस अकाल में क्या है, लाखों लाखों लोग मारे गए। इस अकाल में क्या लोग, लाखों लाखों लोग मारे गए। और इसमें माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे अकाल पड़ा था कि लोग क्या अपने बच्चों को भी क्या है, मार मार के खाने लगे। तो अनाज का इतना ज्यादा कमी होने लगे। तो ये है स्थायी बंदोबस्त के कुछ हानि है, कुछ लाभ है। आगे हम देखते हैं रैयतवारी। दूसरा क्या है, रैयतवारी। अब रैयतवारी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब स्थायी बंदोबस्त किया था तो आपको बताया था कि अभी स्थायी बंदोबस्त से क्या बहुत सारे हानि होने लगे, यानी बहुत सारे हानि होने लगे, या जिससे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे घाटा होने लगे। क्यों घाटा, पहले तो कृषि का विकास नहीं हो रहा था। दूसरा क्या है, खेतीहर मजदूर बन रहे। चौथा क्या था कि यहाँ पे भू आंदोलन बहुत ज्यादा होने लगे, यानी भूमि यानी कृषि आंदोलन बहुत ज्यादा होने लगे, यानी विद्रोह होने लगे। चौथी क्या था कि इन क्षेत्रों पे अकाल बहुत ज्यादा पड़ने लगे। और क्या है, जो एकदम जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, भू राजस्व में वृद्धि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता था कि जो इसमें क्या 10/11 क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, तो इसमें क्या कभी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तब जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि किसानों के साथ एक ऐसा करार किया जाए, एक ऐसा समझौता किया जाए जो अपने इच्छा अनुसार उसके भू राजस्व को घटा बढ़ा सके। जब हमें रेवेन्यू की आवश्यकता ज्यादा होगी तो हम क्या करें, भू राजस्व को बढ़ा देंगे, और जब कम हो जाएगा तो उसको कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो भारत के दूसरे क्षेत्र को जीतने में क्या होगा, धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है, आपको बताया कि रैयतवारी सिस्टम इसलिए शुरू किया है क्योंकि इससे अंग्रेजों का मानना था कि हम मनमाने ढंग से क्या होगा, किसानों का भू राजस्व को बढ़ा पाएंगे, और इस भू राजस्व से क्या करेंगे, भारत के जो अन्य क्षेत्र है उनको आसानी से जीत पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, रैयत। देखिए, रैयत का मतलब होता क्या है, रैयत का मतलब होता है किसान। तो इसमें जो करार या जो समझौता किया गया, किससे किया गया, किसानों से किया गया। इसमें जो स्वामी किनको बनाया गया, खेत का स्वामी किनको बनाया गया, किसानों को बनाया गया। पहली बात देखिएगा, पहले में स्वामी किसको बनाया गया था, जमींदार को बनाया गया था। अब किसको बनाया गया, किसानों को बनाया गया। यानी रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। ठीक है। दूसरी बात है, इसके संस्थापक कर्नल रीड और क्या है, मुनरो। कर्नल रीड और कर्नल मुनरो को इनको संस्थापक कहा जाता है। और ये कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था, ये 1790 में शुरू हुआ, नहीं जो स्थायी बंदोबस्त से पहले ये शुरू हो चुका था। अब देखिए, ये क्षेत्र क्या था, मद्रास और बंबई क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था। कहाँ पे, मद्रास और बंबई। जो मद्रास प्रेसिडेंसी था और जो बंबई प्रेसिडेंसी था, उसी में क्या है, रैयतवारी सिस्टम को शुरू किया गया था। अब देखिएगा, जो ब्रिटिश भूमि है उसका 51% भाग में क्या है, रैयतवारी लागू था। ब्रिटिश भूमि का कितना, 51% क्षेत्रों में क्या है, रैयतवारी सिस्टम लागू था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, भू राजस्व क्या है, 50% तो एकदम न्यूनतम बनाया गया। अब 50% से भी कभी कभी ये लोग बढ़ा देते, कभी कभी 80% तक भी लेते थे। तो इससे क्या, किसानों का सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी में हुआ तो रैयतवारी सिस्टम में हुआ, यानी रैयतवारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा शोषण हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें भू राजस्व बहुत ही ज्यादा किसानों से लिया गया। तो भू राजस्व क्या, बहुत ही ज्यादा लिया गया। इससे किसान क्या है, आत्महत्या करने लग गए। ठीक है। दूसरी बात, इसमें स्वामी किसको बनाया गया, किसानों को बनाया गया। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें देखिए पहली बार क्या हुआ कि रैयतवारी पे पहली बार जो जमीन यानी भूमि को क्या है, बिक्री का साधन बनाया गया। क्या बनाया गया, बिक्री का साधन बनाया गया।
यानी अब क्या है, जमीन का क्या होना चाहिए, बिक्री होना शुरू होगा। क्योंकि अभी देखा, जब हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे तो क्या था, जमीन क्या था, राजा महाराजा का हुआ करता था, तो इसलिए क्या था, किसानों का जमीन नहीं होता, इसलिए किसान क्या था, जमीन को ना तो बेच सकते थे ना तो खरीद सकते थे। जब तक किसान उस जमीन पे खेती करते थे तब तक क्या होता है, उस जमीन किसानों को होता था। जब किसान उस खेती करना उस क्षेत्र से छोड़ देते थे तो जमीन किनका, राजा का हो जाता था। लेकिन पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि किसानों को जमीन का क्या, स्वामी बनाने, नहीं मुखिया बना दिया, और बोला कि जो भूमि है, भूमि का क्या क्रय विक्रय होगा, नहीं भूमि का क्या बिक्री का, भूमि को बिक्री का साधन बना दिया। अब जब भूमि का क्रय विक्रय होने लगा, देखिए इससे समस्या क्या आ गया, क्रय विक्रय होने से क्या है, मुकदमेबाजी में वृद्धि हो गया। यानी क्या है, अब न्यायालय में लोग जाने लगे। देखिए आज भी क्या है, आज हमारे देश में 40% जो केस है ना, वो क्या है, भूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि से। क्योंकि आप जानते हैं गांव में मेयर से संबंधित है, इसका जमीन उसने कब्जा कर लिया, उसका जमीन इसने कब्जा कर लिया, इस तरह के जो मैटर है वो क्या था सबसे ज्यादा, या परिवार में उसमें बटाई में दिक्कत होगा, किसी बड़े भाई ने ज्यादा ले लिया, छोटे भाई ने कम लिया, पिताजी ने कम लिया, ये बहुत सारे मैटर क्या है। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चीज है। यही चीज क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, और संयुक्त परिवार में क्या है, दादा, चाचा, पिताजी और बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, और एक साथ रहने के कारण क्या था, जमीन एक ही जगह पे होते थे। अब क्या है, अब देखिएगा शहरीकरण बनने से क्या हुआ, अब शहरीकरण बनने से क्या था, लोगों के में क्या परिवार क्या होने लगे, एकल परिवार होने लगे। अब एकल परिवार होने लगे तो जमीन का बंटवारा होना चाहिए। अब बंटवारा कैसे हो, बंटवारा में क्या होगा, फिर जिसका चलता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो चालाक होता है, वो ज्यादा लेने के चक्कर में रहता है, या जो अच्छा भूमि होता है वो लेने के चक्कर में होता है। इससे क्या था, जमीन में मुकदमे ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पहले से भी शुरू होता है। तो रैयतबाड़ी में क्या है, पहली बार मुकदमेबाजी शुरू हुआ। देखिए जमीन को खरीद और बिक्री का साधन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों बनाया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्यों बनाया, अब देखिए आपको पता था जमींदारी प्रथा, देखिए जमींदारी प्रथा में क्या है, भू राजस्व को एक फिक्स कर दिया था, नहीं एक नियत कर दिया था। इससे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के आय में प्रतिवर्ष वृद्धि नहीं हो रहा, एक स्थायी हो गया था, एक मतलब सेचुरेटेड पॉइंट हो चुका था। तो इससे क्या हुआ कि, और दूसरी बात है कि जब अकाल या सूखा पड़ने लगे, तो जब कृषि नहीं होने लगे ना, तो भू राजस्व क्या है, उनको नहीं प्राप्त हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अकाल में, जब अकाल होगा तो किसान क्या होगा, जब अकाल हो जाएगा तो बताइए खेती नहीं होगा तो किसान भू राजस्व कहां से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन जब भूमि को बिक्री का साधन बना दिया, अब क्या है, अब देखिएगा जब भूमि को बिक्री का जब साधन बना दिया, तो अब क्या है, अगर आप किसान भू राजस्व नहीं दे पाएगा तो कंपनी क्या बोल रहा है कि आप अपना जमीन को बेच के भू राजस्व दीजिए। अब जमीन को क्या है, बेचना शुरू कर, या जमीन को गिरवी रखी कर दीजिए। आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे जिसमें क्या है, जमीन को इस तरह से अंगूठा लगा लेते हैं, अमलेशपुरी टाइप के पिक्चर देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अमलेशपुरी क्या होता है, गांव वालों को सब क्या होता है, अंगूठा लगा के जमीन ले लेते थे, और क्या जो अंगूठा नहीं देते थे उसका क्या होता है, जाके अंगूठा ही काट के लाके लगवा देते थे। तो क्या है, आजकल होता है लेकिन बहुत कम होता है, आजकल भी बहुत दबंग लोग हैं गाँव साइड में या शहरों में, लेकिन पहले ये बहुत हुआ करता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि गांव में क्या हुआ, भूमि का भूख बढ़ने लगा। और भूमि, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे हिंदी में, जमीन का भूख। ठीक है, तो लोगों में जमीन का भूख बढ़ने लगा। आज भी देखिए जमीन का भूख क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। शहरों में देखिए बहुत सारे क्या माफिया जो बन गए, वो जमीन को क्या हड़पने शुरू करता है। बहुत से देखिए होगा, घोसला का घोसला देखा होगा पिक्चर, क्या घोसला का घोसला, उसमें क्या था, एक व्यक्ति के जमीन को जबरदस्ती लोग, गुंडा लोग कब्जा कर लेते। तो ये पिक्चरों में भी बहुत सारा ऐसी चीज आपको देखने को मिलता है। या आपने बहुत सारे पिक्चर देखा, 2 बीघा जमीन जो सत्यजीत रे का है, तो इन सारे पिक्चरों में जमीन व्यवस्था के बारे में दिखाया गया है। तो इससे क्या, जब भूमि को बिक्री का साधन बना दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व को प्राप्त करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। अब जब आसानी हो गया तो क्या होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है, अच्छा हो गया। इसलिए देखिएगा जहां जहां पे रैयतबाड़ी सिस्टम है ना, वहां पे आज भी कृषि बहुत ही क्या अवनति स्थान पे है, जैसे मद्रास और बम्बई। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या व्यापार ज्यादा चलता है, यहाँ पे क्या चलता है, व्यापार ज्यादा चलता है। अब हम आते हैं तीसरी प्रकार की भूमि व्यवस्था, उसका नाम है महलवाड़ी। देखिए महल का मतलब होता है एक क्षेत्र। देखिए ये क्या है, महल का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। देखिए इसके संस्थापक कौन है, लॉर्ड मैकेंजी। इसके संस्थापक कौन है, लॉर्ड मैकेंजी।
और कब शुरू किया गया है? 1930 में शुरू किया। क्षेत्र कहाँ है? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब और पश्चिमी, देखिए पंजाब का मतलब क्या, केवल पंजाब नहीं, देखिए इस समय का जो पंजाब है वो पूरा पंजाब नहीं है। पंजाब मतलब 5 नदियों के जो बहने वाली क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? पंजाब कहता है। देखिए पंजाब क्या है, पाकिस्तान में भी है, हरियाणा के भाग को भी पंजाब कहा जाता है और राजस्थान के भाग को भी क्या कहा जाता है? पंजाब कहते हैं। पंजाब को तो पंजाब कहते हैं। तो ये पूरे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पंजाब। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या है? महलवारी सिस्टम शुरू कर दिया गया और इसमें क्या है? भू राजस्व को भी 50% से अधिक रखा गया। भू राजस्व को भी 50% से अधिक रखा गया और इसमें कुल ब्रिटिश भूमि का 30% भूमि पर महलवारी सिस्टम लागू किया गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भूमि का स्वामी किसे बना दिया? गांव के मुखिया का। इसमें भूमि का स्वामी किसके साथ किया गया? गांव के मुखिया का। देखिएगा आप लोग सुनते होंगे ठाकुर, चौधरी, त्यागी, रावत। देखिए ये क्या है? कोई टाइटल नहीं होता है, कोई सरनेम नहीं होता, बल्कि क्या था ये क्या था? उस समय के क्या था? गांव के मुखिया होते थे। ये क्या था? गांव के मुखिया होते थे और इसमें गांव के मुखिया के साथ क्या है? करार, यानी क्या क्या? करार मतलब समझौता किया। गांव के मुखिया के साथ क्या किया? करार किया और गांव के मुखिया को यह बताया गया कि आप क्या है? पूरे गांव से भू राजस्व इकट्ठा कीजिए। पूरे गांव से क्या है? भू राजस्व इकट्ठा कीजिए और उस भू राजस्व को क्या है? सरकारी खजाने में जमा कीजिए और बदले में आपको 1% क्या होता है? भू राजस्व दिया जाएगा, जो आपके अच्छे के आपके भू राजस्व इकट्ठा करने में जो खर्चा हुआ है उसके लिए आपको जो लठेत वगैरह रखना होता है उसके लिए दिया गया। देखिए इसमें क्या होता था? इसमें समस्या जानते क्या हुआ कि जहां पर ये महलवारी सिस्टम लागू हुआ वहां पे क्या होता है? मुखिया के पास बड़े बड़े भूखंड आने लगे और मुखिया क्या करे? जो अच्छे भूमि है वो मुखिया लेने लगे और जो आम किसानों हैं उनको क्या है? खराब भूमि देने लगे। तो इससे देखिएगा गांव में क्या अव्यवस्था फैल गया। इसलिए देखिएगा आज भी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा इन क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े क्या है? भूस्वामी है, ठीक है। जो क्या होता है? उनके पास हजारों एकड़, 100-200 एकड़ जमीन है, जिससे क्या होता है? ये जो ठाकुर हो गए, चौधरी हो गया, त्यागी हो गया, रावत हो गया, ये लोग क्या है? भूस्वामी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है? इससे भी क्या है? भारत में अव्यवस्था फैल गया। अब देखिए क्या इससे देखिए क्या हुआ? इसमें जो आम जो किसान है ना उनका ज्यादा शोषण हुआ। क्यों शोषण हुआ? क्योंकि आम किसानों से जो ये गांव के मुखिया है ये जबरदस्ती क्या है? ज्यादा अनाज लेने लगे या भू राजस्व लेने लगे, जिससे क्या था? उनका शोषण होने लगा। देखिए भारत में ये जो तीनों भू सुधार व्यवस्था है यानी भूमि सुधार व्यवस्था है, ये क्या है? ब्रिटिश काल में शुरू किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए था। इनको क्या चाहिए था? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं, लाभ चाहिए था। क्यों लाभ चाहिए था? क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में क्या हो? व्यापार में वृद्धि हो। दूसरी बात कि भारत में क्या है? भारत विजय कर सके, यानी भारत के दूसरे क्षेत्रों को जीत सके, ठीक है। तीसरी बात क्या था? जो कंपनी के साथ जो लोग जुड़े थे उन व्यापारियों को क्या है? लाभ पहुंचाना। तो इसका मुख्य कारण था भारत में व्यापार में यानी व्यापार में वृद्धि करना, भारत विजय करना। तो इससे देखिएगा इससे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के को लाभ तो मिला है, लेकिन इन तीनों व्यवस्था से भारत में क्या हुआ? किसानों का क्या है? बहुत ही दुर्दशा हुआ और ये दुर्दशा क्या है? आज तक भी किसान क्या है? इस दुर्दशा से उभर नहीं पाया। आज देखिएगा जो आप लोग देखेंगे इस समय दिल्ली के बॉर्डरों में किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन का जो मूल कारण क्या है? यही भू व्यवस्था है, क्योंकि इस भू व्यवस्था के कारण क्या है? जो आम किसान है उनको उनका शोषण बढ़ गया, ठीक है। और जो भूपति है या जो बड़े किसान है या जो उद्योगपति है उनका क्या है? कृषि में ज्यादा महत्व होने लगे। और इससे देखिए क्या है? इसमें एक व्यवस्था आप और जान लीजिएगा। देखिए क्या होता है? एक होता है किसान होता है, देखिए खासकर इसमें जमींदारी व्यवस्था में होता है। किसान का मतलब होता है जिनके पास क्या होता है? भूमि हो और इस भूमि पे क्या होता है? कृषि भी करता हो। ऐसा किसान किसे कहते हैं? किसान का मतलब नहीं, फार्मर का मतलब उनके पास खुद का भूमि हो और क्या है? वो कृषि भी करे। दूसरा होता है काश्तकार। काश्तकार के पास क्या होता है? खुद का भूमि नहीं होता है, बल्कि केवल क्या होता है? कृषि करता है। तो जमींदारी प्रथा में कारण क्या है? इन काश्तकारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया।
और काश्तकार की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आज आप देखिएगा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या है, किसान क्या है, कृषि छोड़ के क्या बन गए, मजदूर बनने लगे। और इस क्षेत्रों को क्या है, भारत का मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको क्या है, भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला, क्योंकि ये काश्तकार है, बटाई पे खेती करते थे और इसलिए क्या है, इनके नाम पे कोई किसान खेती है ही नहीं। तो ऐसे क्षेत्रों में देखिएगा भारत के सबसे ज्यादा मजदूर क्या आता है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन क्षेत्रों में क्या भारत के सबसे ज्यादा मजदूर पाए जाते हैं। इसलिए देखिए बिहार को तो मजदूरों का फैक्ट्री कहा ही जाता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश देखिएगा, गोरखपुर वगैरह इस क्षेत्र को देखिएगा, बंगाल को देखिएगा, उड़ीसा को देखिएगा और झारखंड को देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्या है, बैकडोर यानी जो हानिकारक काम हुआ है। और देखिएगा इसी कारण देखिए भारत जब आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के बाद क्या है, जो भूमि है यानी जो संपत्ति है, संपत्ति को क्या रखा गया था, आर्टिकल 31 में क्या मौलिक अधिकार में रखा गया था, मौलिक अधिकार। और यह कानून क्या हुआ, जमींदारों के पक्ष में गया और जमींदारों के पक्ष में जाने के कारण क्या किसानों का और ज्यादा शोषण हुआ। कि किसानों का शोषण क्यों हुआ, क्योंकि जो जमीन है वो किसानों को के बीच में बांटा नहीं गया, इससे किसान क्या जमीन से वंचित रह गया। ठीक है, इसलिए देखिएगा हमारे जो संविधान है 1951 में पहला क्या है, संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें 9 अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, 9 अनुसूची जोड़ा गया और इसमें के अंतर्गत क्या है, भूमि सुधार को इसमें शामिल किया गया। भूमि सुधार को क्या है, इसमें शामिल किया गया और बताया गया कि जो शेड्यूल 9 यानी अनुसूची 9 में जिस भूमि सुधार के विषय को रखा जाएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। उसको क्या नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको न्यायालय में चुनौती देंगे तो क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या होगा, ये जो पक्ष होगा वो राजा महाराजाओं के पक्ष में चला जाएगा, तो किसानों का पक्ष इसमें नहीं आएगा। इसलिए देखिएगा 1952 में उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार या भूमि या जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो भूमि या जमींदारी उन्मूलन कानून कब बनाया गया था, जमींदारी उन्मूलन कानून कब बनाया गया था, 1952 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में बनाया गया था। इसके माध्यम से क्या है, जो जमीन के जो जैसे मान लेते नवाब, जमींदार या जिनके पास बहुत बड़े बड़े भूखंड था उनको छीन के किसानों को बांटा गया था। इसमें एक आंदोलन का भी नाम हम जानते हैं जिसको भूदान आंदोलन कहा जाता है, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे का मतलब था, विनोबा भावे का मानना था कि जो जमींदार या नवाब या जो भूपति है वो स्वेच्छा से क्या है अपने जमीन को दान करे और इन जमीनों को क्या है आम किसानों को में या जो मजदूर है उनको बांटा जाए, जिससे क्या था ये लोग भी अपने आय को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। ये कहाँ से शुरू किया था, पोचमपल्ली से शुरू किया था, पोचमपल्ली से शुरू किया था। और इनके लिए देखिए भारत में पहली बार जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था, सैसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था। इसी कारण ये जो भूदान आंदोलन चलाया था इसी के लिए दिया गया। देखिएगा भारत में केवल एक ही राज्य है जो पूरी तरह से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया है और वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने एक जो जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत एक ऑपरेशन चला था जिसको कहते हैं बरगा, ऑपरेशन बरगा, जिसको क्या कहते हैं ऑपरेशन बरगा। इस ऑपरेशन बरगा के माध्यम से पश्चिम बंगाल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था कौन से ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन बरगा। तो ऑपरेशन बरगा किस राज्य में चालू किया था, यानी शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल में। और इसी कारण क्या था, देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे पहले नक्सलवादी शुरू हुआ था, बाद में देखिएगा आज पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे नक्सलवाद कम होने लगे। ठीक है, तो क्या है ऑपरेशन बरगा कहाँ शुरू किया गया था,
पश्चिम बंगाल में, जिससे क्या है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए और जो किसानों को क्या है जमीन का बंटवारा यानी उनको भी जमीन दिया जाए। तो ये जो तीनों सुधार है ये क्या है ब्रिटिश हितों के लिए बनाया गया था और इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, किसानों के ऊपर पड़ा। और इसे आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे किसान आंदोलन हुआ है और इन किसान आंदोलन में केवल क्या है, केवल जो मुख्य भूमि के लोगों ही ने आंदोलन नहीं किया, बल्कि क्या है जो आदिवासी लोगों ने भी क्या है इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट किया, जैसे मुंडा विद्रोह हो गया, सांथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया। ठीक है, ये लोगों ने भी क्या है अंग्रेजों के खिलाफ क्या इन भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध में बहुत सारे विद्रोह किया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम के लिए तैयार करेंगे और इससे जो आने वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर इस वीडियो में कोई भी आप लोगों को लगता है कि पॉइंट आपको पूछना है या उसको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।